अब जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। हमने लिखा क्लास ए, उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स। फिर हमने एक और क्लास लिखी, क्लास का नाम रखा बी, क्लास बी, और इसको लिखते समय हमने लिखा एक्सटेंड्स ए, ऐसा लिखा, और इसमें लिखा इंटीजर वाई। ठीक, अब ये जो एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है, ये एक्सटेंड्स कीवर्ड इनहेरिटेंस लाता है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड किस लिए होता है? इनहेरिटेंस लाने के लिए। एक्सटेंड्स कीवर्ड is used to create inheritance। ठीक है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, है ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसको। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो क्लास बी इन एक्सटेंशन टू ए लिखी जा रही है, क्लास बी इन एक्सटेंशन टू ए लिखी जा रही है, ए को बढ़ाने के लिए लिखी जा रही है। ये जो बी क्लास है जो पहले लिखी है, बी एक्सटेंड्स ए लिखा मतलब बी पहले लिखा, ए बाद में लिखा, तो जो पहले लिखी है बी, इस क्लास को बोलते हैं सब क्लास। इस क्लास को बोलते हैं सब क्लास। मतलब ये जो बी एक्सटेंड्स ए है, इसमें बी इज सब क्लास, और जो उसके बाद एक्सटेंड्स के बाद लिखी हुई है ए, वो ए इज सुपर क्लास। ठीक, तो हमने क्लास ए और क्लास बी दो क्लासेस डिफाइन की, लेकिन दोनों क्लासेस में अब हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा दिया, मतलब रिलेशन क्रिएट कर दिया। अब ये दोनों क्लासेस आपस में रिलेटेड हैं, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ये वीडियो आप बार बार देखते रहना जब तक आप एकदम समझ नहीं जाते, और ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं हो जाती आपको। ये टर्मिनोलॉजी याद करना है, प्रोग्राम याद नहीं करना, टर्मिनोलॉजी। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब होता है इनहेरिटेंस क्रिएट करना। इनहेरिटेंस क्रिएट कैसे होता है? हम जब लिखते हैं बी एक्सटेंड्स ए, मतलब बी सब क्लास है और ए सुपर क्लास है। तो बी सब क्लास है और ए सुपर क्लास है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सुपर क्लास है, इसके सारे मेंबर्स बी क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। ए क्लास के सारे मेंबर्स बी क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं। सारे मेंबर कौन? ए क्लास में सारे मेंबर, मतलब ए क्लास का मेंबर कौन है? एक्स। तो ए क्लास का मेंबर बी क्लास में डायरेक्टली अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे ऐसा मान लेंगे कि ए क्लास का एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं लेकिन ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे इंटीजर एक्स लिखा हुआ है और इंटीजर वाई एक अलग नया लिख दिया आपने। तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि बी क्लास में ए क्लास के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, अपने आप इनहेरिटेंस होके आ जाते हैं, इनहेरिट होके आ जाते हैं, ए क्लास के सारे मेंबर्स मतलब एक्स, एक्स यहाँ पे अवेलेबल है इंटीजर वाई के साथ में, तो ए डॉट एक्स कर सकते हैं क्योंकि ए क्लास में एक्स नाम का वेरिएबल है, तो ए डॉट एक्स लिखना बिल्कुल वैलिड है। ए क्लास में वाई वेरिएबल नहीं है तो मैं ए डॉट वाई तो नहीं लिख सकता। ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ए क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकता है। ए क्लास का मेंबर कौन है? एक्स है, तो ए डॉट एक्स हो सकता है। लेकिन जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये जो बी है इसका ऑब्जेक्ट बनाते, इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखा। अब बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी लिखा, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। बी क्लास का मेंबर कौन है? वाई है, वाई तो है,
लेकिन बी एक्सटेंड्स ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए क्लास के सारे मेंबर्स बी क्लास में डायरेक्टली अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो एक्स ए क्लास से इनहेरिट होके बी में आ रहा है। तो मैं b डॉट एक्स इज इक्वल टू 40 लिख सकता हूं, क्योंकि ए क्लास का वेरिएबल x इनहेरिट होके बी क्लास में आया है। और b डॉट वाई तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वो तो उसका खुद का ही मेंबर है। अगर ये प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और कंपाइलर कोई एरर नहीं देता है इसमें, तो अपने को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट से x यूज कर पा रहा हूं, जबकि मैं बी क्लास में मैंने x कहीं लिखा ही नहीं। अगर नहीं लिखा फिर भी मैं b डॉट एक्स कर पा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बी क्लास में x अवेलेबल है। अगर बी क्लास में x अवेलेबल है, इसका मतलब ये हो गया कि इनहेरिटेंस की वजह से, एक्सटेंड्स ए लिखने की वजह से वो x यहाँ पे आ गया है। अपन इसको कंपाइल करके देखते हैं। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जैसी कोई कमांड लिखी नहीं है, लेकिन कंपाइलर एरर नहीं दे रहा है, सही चल रहा है प्रोग्राम। इसका मतलब बी डॉट एक्स कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड्स ए हटा दूं, ये हटा दिया, और अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, तो वो बी डॉट एक्स पे एरर देगा, क्योंकि बी क्लास में एक्स तो है ही नहीं। अब वो बोल रहे हैं कैन नॉट फाइंड सिंबल बी डॉट एक्स। बी डॉट एक्स नाम का कोई सिंबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में एक्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो वो बी में एक्स वेरिएबल कब आता है? बी में एक्स वेरिएबल तब आता है जब मैं ऐसा करता। अब मैंने लिखा बी एक्सटेंड से ए के सारे मेंबर्स इनहेरिट होके बी में आएंगे। ए के सारे मेंबर्स मतलब एक्स इनहेरिट होके बी में आएगा। तो अब हम बी क्लास से के ऑब्जेक्ट से एक्स और वाई दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक, फिर से हम समझते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब होता है इनहेरिटेंस क्रिएट करना। जब जब हम दो क्लासेस के बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं, इन दोनों क्लास में एक रिलेशन क्रिएट होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो ऊप्स होता है उसके कंसेप्ट्स में ये इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है। जब आप जावा के इंटरव्यूज देते हैं, कंपनीज में जाते हैं, तब वो ये ऊप्स के कंसेप्ट पूछते हैं। तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए, और वो पता हो या ना हो, प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में जिंदगी भर हम ये इनहेरिटेंस यूज करते रहेंगे। तो ये तो हमको करना है। और कंसेप्ट वाइज समझ जाएंगे हम कि एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब है ये सुपर क्लास है, बाद में जो लिखते हैं एक्सटेंड्स की वो सुपर क्लास है, और पहले जो लिखी वो सब क्लास है। सुपर क्लास के सारे मेंबर्स सब क्लास में डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं। सुपर क्लास के सारे मेंबर्स मतलब सुपर क्लास का वेरिएबल एक्स सब क्लास बी में डायरेक्टली अवेलेबल है, प्लस सब क्लास के खुद के मेंबर तो हैं ही। तो जो x है वो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है, और y खुद का हमारे पास b क्लास में हमने खुद डिफाइन किया। और ये हमने देख कैसे लिया, b क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर हम x को यूज कर पा रहे हैं, तो मतलब एकदम क्लियर है कि b क्लास में x अवेलेबल है। b डॉट y हम कर पा रहे हैं, मतलब b क्लास में y है, तो वो तो हमने खुद ही डिफाइन किया। तो ये इनहेरिटेंस का मतलब होता है। हमेशा सब क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर भी कॉल करेगा और अपनी सुपर क्लास के मेंबर भी कॉल करेगा। और ये सिर्फ फंक्शन, ये सिर्फ वेरिएबल के साथ नहीं है, फंक्शन के साथ भी है। अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया void m1, ये m1 नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन में मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ये लिखा। अब ये जो m1 फंक्शन लिखा है, ये कहाँ लिखा है? ए क्लास में, मतलब ये ए क्लास का मेंबर है। ए क्लास का मेंबर कैसे कॉल होता है? ए क्लास के ऑब्जेक्ट से। ए क्लास का मेंबर कैसे कॉल होता है? ए क्लास के ऑब्जेक्ट से। स्मॉल ए डॉट m1 तो लिख ही सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? खुद के मेंबर कॉल कर सकता है। खुद का मेंबर कौन है? एक्स है, तो यूज कर लिया। और कौन मेंबर है? m1, तो उसको भी यूज कर लिया। लेकिन हमने लिखा है बी एक्सटेंड्स ए। बी एक्सटेंड्स ए लिखने का मतलब है ए के सभी मेंबर्स बी में डायरेक्टली अवेलेबल होंगे।
ए के सभी मेंबर्स मतलब x और m1 दोनों। तो यहाँ पे x लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे x इनहेरिट होके आएगा। यहाँ पे m1 नहीं लिखा है, लेकिन m1 इनहेरिटेंस के कारण आएगा, मतलब इनहेरिट होके आएगा। मतलब B क्लास में x भी है, m1 भी है, और जो आपने लिखा हुआ है वो भी है। तो B क्लास के ऑब्जेक्ट से x भी कॉल करेंगे, y भी कॉल करेंगे, और जो m1 इनहेरिट होके आया है वो भी कॉल करेंगे। अगर हम b डॉट m1 लिख पा रहे हैं और ये चलता है कोड, इसका मतलब ये हो गया कि हम B क्लास के ऑब्जेक्ट से m1 कॉल कर सकते हैं, यानी B क्लास में m1 अवेलेबल है। और वो सिर्फ किस वजह से, एक्सटेंड्स a की वजह से है। B ने a को एक्सटेंड किया है, B ने a को इनहेरिट किया है, B ने a के सारे मेंबर्स इनहेरिट किए हैं। सारे मेंबर्स मतलब x और m1 दोनों इनहेरिट करके यहाँ पे आ चुके हैं। इसलिए B में लिखा नहीं है, उसके बावजूद भी x है, और इसीलिए उसमें m1 भी है। और अगर ऐसा है तो हम B क्लास के ऑब्जेक्ट से x, y और m1 तीनों कॉल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइलेशन में एरर नहीं आना चाहिए और ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए। दो बार हेलो आया, क्यों आया? क्योंकि हमने a के ऑब्जेक्ट से भी m1 कॉल किया, तो a का तो खुद का ही मेंबर m1 है, तो कॉल हो ही जाएगा, हेलो प्रिंट हो गया। फिर b से भी m1 कॉल कर दिया, तो b से भी m1 कॉल हो जाएगा, पर m1 कोई दूसरा m1 तो है ही नहीं, b में कोई m1 नहीं, वही वाला m1 है जो ये लिखा हुआ है, यही अंदर आया, तो b से m1 कॉल करने से भी हेलो ही प्रिंट हुआ। तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि यही वाला m1 फंक्शन यहाँ पे अंदर आया है b क्लास में इनहेरिट होके। तो ये तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। हम किसी भी क्लास को किसी भी क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, क्लास बी एक्सटेंड से, क्लास सी एक्सटेंड्स बी, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है हमें, जावा सपोर्ट्स सिंगल इनहेरिटेंस। जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, इसका क्या मतलब होता है ना? अपन ने तो C++ पढ़ी नहीं, अपन ने सिर्फ C पढ़ी और सीधे जावा पढ़ने लगे। जिसने C++ पढ़ी होती है उनको वहां पे इनहेरिटेंस सीखते हैं। C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसमें भी इनहेरिटेंस होता है, वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। अब हमको समझना है कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब अगर मैंने लिखा क्लास, एक और क्लास लिखता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ C, क्लास C, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दी। अब मेरे पास क्लास C है, क्लास A है और क्लास B है। अब मैं लिखता हूँ क्लास B एक्सटेंड्स A, C, मतलब मैं A और C दोनों क्लास के सारे मेंबर्स B क्लास में लाना चाहता हूँ। जब हमने लिखा था B एक्सटेंड्स A, मतलब A के सारे मेंबर B में ले आओ, A के सारे मेंबर आ गए थे, x, y और m1 जो भी था वो सब हो गया था। लेकिन अभी हमने लिख दिया B एक्सटेंड्स A, C। जैसे ही मैंने लिखा B एक्सटेंड्स A, C, मैं क्या करना चाहता हूँ, A और C दोनों के सारे मेंबर्स B में लाना चाहता हूँ। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। वो बोलता है ये नहीं हो सकता, है ना? अभी क्या बोल रहा है वो, एक एरो बना के बोल रहा है कि ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे कॉमा लगा के कुछ नहीं लिख सकते, तुमको यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, वो जो बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन हमको ये समझना है कि हम जब भी एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे तो एक्सटेंड के बाद सिर्फ एक ही नाम आएगा, दो नाम नहीं आ सकते। या तो आप ए को एक्सटेंड कर लो या आप सी को कर लो, दो में से किसी एक को कर लो। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास किसी एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है, एक क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। तो एक क्लास एक को इनहेरिट करेगी, तो बी एक्सटेंड से लिखा मैंने, मतलब बी एक्सटेंड सी लिखा, मतलब हम सी के सारे मेंबर्स बी में लाएंगे। मतलब बी की सिर्फ एक सुपर क्लास हो सकती है, सी सुपर क्लास है, बी सब क्लास है, तो बी की सिर्फ एक सुपर क्लास हो सकती है, दो सुपर क्लास नहीं हो सकती। कॉमा लगा के हम यहाँ पे मल्टीपल नाम नहीं लिख सकते। अगर हमने यहाँ पे मल्टीपल नाम लिख दिए तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक साथ हम कई क्लासेस को हमारी सुपर क्लास बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सकता होता तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता, लेकिन जावा में नहीं होता है, C++ में ऐसा होता है।
सी प्लस प्लस अब पढ़ेंगे तो आप एक्सटेंड लगा के बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, मतलब वहां पे एक क्लास एक साथ कई क्लासेस की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है। लेकिन जावा में सिंगल इनहेरिटेंस होता है, वहां पे आप एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है। बी एक्सटेंड सी लिखा हमने, सी के सारे मेंबर बी में आएंगे। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस, जावा सपोर्ट्स सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, एक बार में एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। फिर जावा सपोर्ट्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जावा सपोर्ट्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऐसा होता है, ये लिखी मैंने बी सी, ये मल्टी लेवल हो गया। ए क्लास नॉर्मल क्लास थी, बी एक्सटेंड से बी ने ए को इनहेरिट कर लिया और सी एक्सटेंड्स बी हो गया, मतलब सी ने बी को कर लिया। अब बी ने ए को करा, वेरिएबल भी लिखते हैं अपन, अभी समझ में आएगा। इंटीजर एक्स, इसमें लिखते हैं इंटीजर वाई, इसमें लिखते हैं इंटीजर जेड, ठीक। तो हमने लिखा एक्स वाई और जेड। तो जब हमने बोला बी एक्सटेंड्स ए, बी एक्सटेंड्स ए बोलने से क्या हुआ, ए के सारे मेंबर बी में आएंगे। ए के सारे मेंबर मतलब एक्स बी में आ जाएगा। तो अब बी में कौन कौन हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों हो जाएंगे। तो बी में भी क्या है, एक्स और वाई दोनों है। फिर हमने लिखा सी एक्सटेंड्स बी, सी में क्या होगा, बी के सारे आ जाएंगे। बी के सारे, बी में कौन कौन है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इनहेरिटेंस से आएंगे और जेड खुद का होगा। तो सी में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, इसके सारे मेंबर इसमें आ गए, इसके सारे मेंबर इसमें आ गए। तो लेवल कितने भी हो, लेकिन आप कभी भी देखेंगे तो एक्सटेंड के बाद एक ही नाम लिखा है, ये वैलिड है। एक्सटेंड के बाद एक ही नाम लिखोगे, सिंगल है, लेकिन ये खुद अपने आप में एक सुपर क्लास रखता है, मतलब ए के सारे मेंबर आ ही जाएंगे। फिर ए खुद अपने आप में एक क्लास है। तो ए के सारे मेंबर बी में गए, बी के सारे मेंबर सी में गए, तो सी के अंदर एक्स वाई जेड तीनों हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये लेवल कितने भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी लेवल पे जाके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि कभी भी एक्सटेंड के बाद दो नाम नहीं आएंगे। एक्सटेंड के बाद दो नाम नहीं आएंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, मल्टी लेवल होगा। कितने भी लेवल और क्लास लिखो, वो सी की सब क्लास हो जाएगा, वो सब चल जाएगा। लेवल कितने भी जा सकते हैं, लेकिन एक साथ दो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। अपन चला के देख लें, सी स्मॉल सी इज इक्वल टू न्यू सी, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सी क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, सी डॉट एक्स, सी डॉट वाई, सी डॉट जेड। सी डॉट एक्स है ना, सी डॉट वाई और सी डॉट जेड, जेड तो खुद का ही है सर। अगर हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस कर रहे हैं और कंपाइलर कोई प्रॉब्लम नहीं देता, मैं इसको कोड को कंपाइल करता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि सी ने बी के सारे मेंबर्स इनहेरिट कर लिए। और बी के सारे मेंबर मतलब खुद का वाई, और ए एक्सटेंड किया हुआ तो ए से एक्स आ गया, तो बी में एक्स और वाई दोनों है। ये दोनों एक्स और वाई मिलके सी क्लास में चले गए और जेड के साथ में एक्स और वाई दोनों आ गए। अभी तीनों चीजों को एक्सेस करेगा। कोई एरर नहीं है, मतलब सही चल गया, कहीं उसको दिक्कत नहीं आ रही कि मैं जेड एक्सेस नहीं कर सकता या वाई नहीं कर सकता या एक्स नहीं कर सकता, सब एक्सेस कर सकता। तो ये हमने जो कंसेप्ट सीखा ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल आ गया, सिंगल इनहेरिटेंस आ गया, ठीक। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चैट पे लिख दो। ठीक है, नहीं है। यस सर, आ गया। अब इसमें एक हमको मॉडिफायर पढ़ना है। एक मॉडिफायर होता है प्राइवेट मॉडिफायर, जैसे हमने कल पब्लिक पढ़ा वैसे एक होता है प्राइवेट।
अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट, जो प्राइवेट मॉडिफायर होता है उसका मतलब होता है कि वो मॉडिफायर प्राइवेट जो है वो इस क्लास के बाहर अवेलेबल नहीं है। मतलब जो x है वो a का प्राइवेट मेंबर है, a का प्राइवेट मेंबर है मतलब खुद का मेंबर है, वो a क्लास के बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो एक्सटेंड b लिखा तो x इनहेरिट होके नहीं आया, क्योंकि a के अंदर x प्राइवेट है, वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा तो इसमें नहीं आएगा, y में नहीं आएगा, मतलब y के साथ नहीं आएगा, तो c में भी नहीं आएगा। तो अभी सी में क्या है, एक्स और जेड, वाई और जेड है, एक्स तो नहीं है। तो अब मैं इसको कंपाइल करूंगा ना, तो सी से जो एक्स एक्सेस कर रहा हूं उसमें मना कर देगा। ठीक है, तो एक्स हैज ए प्राइवेट एक्सेस इन ए, एक्स की ए में प्राइवेट एक्सेस है, एक्स प्राइवेट है। जो प्राइवेट होता है वो क्लास के ब्रैकेट के बाहर नहीं जाता है, तो इनहेरिट होके भी नहीं गया तो आगे भी नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ए इज इक्वल टू न्यू ए भी लिख दूं और उससे भी ए डॉट एक्स करूं तो भी मना कर देगा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x जो है वो ए क्लास का प्राइवेट मेंबर है और प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर जाता ही नहीं है। तो क्लास के बाहर निकल के अगर आप ऑब्जेक्ट भी बना दोगे तो भी x नहीं जाएगा, मतलब x को मैं क्लास के बाहर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। फिर बोल रहा हूँ x हैज ए प्राइवेट एक्सेस, मतलब x जो है वो a का प्राइवेट मेंबर है, उसको तुम a क्लास के बाहर नहीं ले जा सकते हो। तो a डॉट एक्स इक्वल टू 19 नहीं लिख सकते। तो खुद अपने खुद के ऑब्जेक्ट से ही x यूज नहीं हो रहा, तो फिर इनहेरिट होके b में तो जाना सवाल ही नहीं, b से c में भी नहीं जाएगा। तो प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर नहीं जाता है, इनहेरिटेंस में भी नहीं जाता है, खुद के ऑब्जेक्ट से भी बाहर नहीं जाता। तो फिर इसका क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाओगे ना, void m1 या जो भी फंक्शन लिखोगे, उस फंक्शन में आप x को इस्तेमाल करो, वहां कोई दिक्कत। प्राइवेट का मतलब ये है कि आप इस x को इस क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं करोगे, इस क्लास के ब्रैकेट के अंदर कहीं पे भी यूज करो। तो x को इस्तेमाल करना है तो x को मेथड के बाहर, मतलब क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। जो प्राइवेट वेरिएबल होता है, जो प्राइवेट फंक्शन होता है, वो क्लास के बाहर नहीं जाता है, उसको क्लास के अंदर रहते हुए ही यूज करना है। तो x को अंदर ही अंदर जहां इस्तेमाल करना है करो, उसकी वैल्यू चेंज करो, उसको प्रिंट कराओ, जो भी करना है करो, लेकिन क्लास के ब्रैकेट के बंद होते से बाहर निकलते से आप किसी भी तरीके से ए इक्वल टू न्यू ए भी कर लो तो भी नहीं, बी एक्सटेंड्स ए कर लो तब भी नहीं, कैसे भी वो बाहर नहीं जाएगा। उस मेंबर को बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर जो होता है वो क्लास के बाहर अवेलेबल नहीं होता है। तो जब हम उसको क्लास के बाहर यूज ही नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसा वेरिएबल बनाते ही क्यों है? क्या लगता है क्यों बनाते होंगे ऐसा वेरिएबल? हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब प्रोग्रामिंग करते समय, हाँ, जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको हम किसी तरीके से बाहर नहीं ले जा सकते, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी नहीं ले जा सकते, कैसे भी नहीं। प्राइवेट यानी ये ब्रैकेट 8 नंबर से चालू होकर जो 13 नंबर पे बंद हुआ, इस ब्रैकेट के बाहर x नहीं जाएगा। तो तुमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया? उस ब्रैकेट के बाहर बनाया, क्लास के बाहर बनाया। अगर क्लास के बाहर बनाया है तो क्लास के बाहर नहीं जाएगा। अगर तुमको x चाहिए तो m1 में यूज कर लो। अब तुम a से m1 कॉल कर लो, ए से m1 कॉल कर लो, तो m1 कॉल करने से क्या होगा, m1 कॉल करने से अंदर x यूज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमको ये समझना है कि प्राइवेट वेरिएबल हम लिखते ही क्यों हैं, है ना? जब वो बाहर जाते ही नहीं, अंदर ही अंदर इस्तेमाल करना है, ऐसा वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल होता है। तो हमको प्रोग्रामिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेटा होता है हमारा, डेटा डेटा किस में आएगा, एक्स वाई, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, इनमें डेटा आएगा हमारा। डेटा को हमेशा प्राइवेट रखना है और फंक्शन को हमेशा पब्लिक रखना है। ये हमको आदत डालनी है। ऐसा क्यों करना है? हम ये नहीं चाहते कि डेटा को कोई डायरेक्टली अवेलेबल डायरेक्ट यूज करे।
x इज इक्वल टू 90 ऐसा कोई लिख दे, ऐसा नहीं चाहते। अगर x इक्वल टू 90 लिखाना है तो मैं फंक्शन के अंदर लिखूंगा x इक्वल टू 90, तुम फंक्शन कॉल कर लो और x को 90 कर लो। मतलब a डॉट m1 करूंगा तो x 90 हो जाएगा, लेकिन मैं a डॉट x इक्वल टू 90 डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम? a डॉट x इक्वल टू 90 लिख लें अगर मैं प्राइवेट हटा दूं तो वो नहीं करना चाहता मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अगर एक को 90 करना है तो m1 कॉल कर लो। तो m1 कॉल करने से जैसे ही m1 कॉल होगा अंदर जाएंगे, x की वैल्यू 90 हो जाएगी, बात तो वही हो जाएगी। तो फिर फायदा क्या होता है ऐसा करने का? फायदा क्या होता है? हम हमेशा डेटा को प्राइवेट ही रखेंगे और फंक्शन को पब्लिक रखेंगे। मतलब फंक्शन कॉल करो, डेटा को डायरेक्ट यूज मत करो। क्यों मत करो? इसलिए मत करो कि डेटा पे काम करने के मेरे कुछ रूल्स होंगे। मैं यहाँ पे 25-50 कंडीशन लिखूंगा कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेना, फिर ना एक्स को टच करना। मतलब मान लो ये बैंक क्लास होती और वो वेरिएबल बैलेंस होता, एक्स जो वेरिएबल है वो बैलेंस होता और आपकी क्लास बैंक होती। तो हम ये नहीं चाहते कि बैलेंस को कोई डायरेक्टली एक्सेस करे। अब कोई बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस करेगा तो वो ए डॉट बैलेंस इज इक्वल टू -10 लिख देगा। डायरेक्टली एक्सेस करेगा तो कुछ भी लिख सकता है ना उसमें, लेकिन मैंने बोला डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं करोगे। मैंने एक फंक्शन बनाया, तुम उसके थ्रू ही करोगे और फंक्शन के अंदर मैं सब कुछ चेक करा रहा हूँ क्या बैलेंस की वैल्यू 1000 से कम है। अगर 1000 से कम है तो मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा, मतलब मैं माइनस कमांड चलाने नहीं दूंगा। मतलब डेटा पे कैसे काम करना है इसके मैं कुछ रूल्स बनाऊंगा और रूल बना के फंक्शन में लिख दूंगा। अब तुमको उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही काम करना है, क्योंकि मैं तुमको डेटा डायरेक्टली यूज करने ही नहीं दे रहा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा? फंक्शन कॉल करोगे। फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन में तो मैं बहुत सारी कमांड लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 हो तो तुम x में से कुछ माइनस कर सकते हो, x इज इक्वल टू x माइनस 10 ऐसा कुछ लिख सकते हो। नहीं होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दूंगा एल्स में कि सॉरी बैलेंस तो 1000 से कम होगा तो बैंक अलाउ नहीं करता विड्रॉ करना। मतलब जो मैंने रूल्स बनाए वो रूल्स में फॉलो करवा सकता हूँ। अब आपको मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ए डॉट एम वन मेथड कॉल करना और एम वन में जो रूल बना दिए माइनस करने वाले वही रूल फॉलो होंगे, अदरवाइज तुम डायरेक्टली एक्सेस करके एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ इस एग्जांपल था कि ये रियल में भी काम आता है? रियल में ही तो काम, रियल लाइफ का ही तो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ये अपन इसको मैं करता हूँ। अच्छा अभी टाइम ही नहीं बचा, 1 ही मिनट बचा है तो अब इसको तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में समझते हैं कि हम प्राइवेट क्यों करते हैं, प्राइवेट होने से हुआ क्या है तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी यूटिलिटी नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। अभी तक कोई डाउट तो नहीं इसमें? इतना समझ गए हो ना? हाँ। ठीक है, नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग देख के और रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।